बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं और उसमें है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशंस। सोर्स बुक हमारी वही रहेगी, यूनिवर्सिटी फिज़िक्स बाय यंग एंड फ्रीडमैन, 15th एडिशन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, पहले तो ये हम देखते हैं कि है क्या। रिफ्लेक्शन को हम जानते हैं, रिफ्रैक्शन को भी हम जानते हैं। जब लाइट एक इंटरफेस के ऊपर पड़ती है तो पार्शली रिफ्लेक्ट होती है और पार्शली रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों होते हैं। सम टाइम एक की परसेंटेज ज़्यादा होती है और दूसरे की परसेंटेज कम होती है, लेकिन दोनों होते हैं एट ए टाइम। एक स्पेशल किस्म की रिफ्लेक्शन है जिसके अंदर लाइट टोटली रिफ्लेक्ट होती है, उसी मीडियम में वापस आ जाती है, उसका कोई भी पार्ट जो है वो रिफ्रैक्ट या ट्रांसमिट नहीं होता। 100% रिफ्लेक्शन होती है इंटरफेस के ऊपर, चाहे दोनों मीडियम, पहला और दूसरा मीडियम, दोनों ट्रांसपेरेंट ही क्यों ना हो। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी है कि दो कंडीशंस फुलफिल हों। पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी उसका जो पहला मीडियम है वो डेंसर होना चाहिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होना चाहिए, और दूसरा मीडियम रेयर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होना चाहिए। मसलन फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक वाटर बाथ है और वाटर बाथ जो है वो पहला मीडियम है, आप यूँ समझें कि ये फर्स्ट मीडियम है, और दूसरा मीडियम जो है वो एयर मीडियम है। यहाँ पर दिए देखें ये एयर मीडियम है। लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम वाटर टू एयर और बीच में एक इंटरफेस आ रहा है। तो पहली कंडीशन ये है कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में आनी चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को गेट करने के लिए। इंटरफेस था, उसके ऊपर मैंने एक नॉर्मल जो है वो ड्रॉ कर लिया, और ये है जी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रही है। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इट शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। ये ज़रूरी है कि ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। अभी मैं बताता हूँ कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो उसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड सेकंड कंडीशन इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो जाएं, तो लाइट सारी की सारी उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, अगरचे दोनों मीडियम ट्रांसपेरेंट ही क्यों नहीं है। पहला मीडियम पानी है, वाटर है, ट्रांसपेरेंट है, दूसरा एयर है, ट्रांसपेरेंट है। दो ट्रांसपेरेंट मीडियम के दरमियान एक बाउंड्री लाइन है। तो अगर हम लेज़र लाइट इसके ऊपर ऐसे शाइन कर दें कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जाए और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो, तो लाइट इस ट्रांसपेरेंट इंटरफेस को भी क्रॉस नहीं कर सकेगी, सारी की सारी इस मीडियम में वापस आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस पॉइंट पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और इस पॉइंट पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। ये भी नॉर्मल है और इसका भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, और लाइट जो है वो टोटली रिफ्लेक्ट होगी इनटू द सेम मीडियम। अच्छा, कैसे हो सकता है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कैसे आप गेट कर सकते हो। एक पहला मीडियम है, जो फर्स्ट मीडियम है उसको हम कहते हैं ए मीडियम। मैंने आपको बताया था कि आपने पहले मीडियम को ए कहना है। ये मीडियम ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और एन ए जो है वो ग्रेटर दैन एन बी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम। पहला मीडियम आप यूँ कह लें ग्लास मीडियम है, और ये एयर मीडियम या वाटर मीडियम है और एयर मीडियम है। और लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है वाटर से एयर की तरफ, यानी डेंसर टू रेयर ट्रैवल कर रही है। ये है जी लाइट का सोर्स हमारे पास यहाँ पड़ा हुआ है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रही है, ओरिजिनेट हो रही है, इसकी एक रे जो है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। ये इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर ये इंटरफेस मौजूद है, ये पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, दूसरे के अंदर दोनों के अंदर एक लाइन लगी है, ब्लैक लाइन, और ये जो ब्लैक लाइन है ये इंटरफेस है। और अगर यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रा करें, यहाँ पर आप एक नॉर्मल ड्रा करें
तो ये जो रे 1 है ये नॉर्मल के साथ जा रही है, नॉर्मल के साथ जा रही है। तो जो रे नॉर्मल के साथ जाएगी वो नॉर्मल के साथ ही वापस आ जाएगी एक पार्ट उसका, और दूसरा पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाएगा दूसरे मीडियम के अंदर। फिर रे 2 है, रे 2 जो है अब नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना रही है, उसका नॉर्मल के साथ 0 एंगल था, या सर्फ के साथ परपेंडिकुलर पड़ी हुई थी, 90 डिग्री पे थी। अब ये नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है थीटा ए, ये बना रहा है। एक पार्ट इसका इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, ये देखें, ये इसके ऊपर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे, जितना एंगल थीटा ए यही होगा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो भी वही होगी। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री होगी। एक पार्ट इसका जो इसी मीडियम में वापस आ जाएगा, जो दूसरा पार्ट है वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा। और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी थीटा बी होगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा कर रहे हैं। पहले नॉर्मल के साथ था 0 एंगल था, अब वो बड़ा हो गया। इसी तरह एंगल आप बड़ा करते जाएं। एक पॉइंट आएगा जब रिफ्रैक्टेड रे इंटरफेस के साथ चलना शुरू हो जाएगी। ये जो पॉइंट है यहाँ पर, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की ऐसी वैल्यू है जिसके ऊपर जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के साथ चलती है, उस खास एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल, थीटा क्रिटिकल। ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस की ख़ास वैल्यू जहाँ पर थीटा बी 90 हो जाता है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। अब इस क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, if this angle is greater than critical angle, then what will happen, the whole ray will be reflected back into the same medium. This is called total internal reflection. तो रे 4 जो है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एग्जिबिट कर रही है। दोनों उसकी कंडीशन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वो फुलफिल हो रही हैं कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर में जा रही है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। याद रखना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर फिर रिफ्लेक्शन के लॉज लगेंगे, इसके ऊपर सेल्नेल्स लॉ या फिर रिफ्लेक्शन के लॉज नहीं लगेंगे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है जिनको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एन ए साइन थीटा ए इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा बी। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने के लिए, इसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम इसी इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो थीटा है, उसे हम थीटा क्रिटिकल पुट कर दें। अगर थीटा ए थीटा क्रिटिकल हो जाए, थीटा ए थीटा क्रिटिकल हो जाए तो थीटा बी जो है वो 90 डिग्री हो जाता है। तो यही कंडीशन इसके अंदर आप पुट कर दें, तो यहाँ पर साइन थीटा क्रिटिकल आ जाएगा एन बी और एन ए। तो क्रिटिकल एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, ये फार्मूला निकला है एन बी और एन ए। एन बी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम और एन ए इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो किसी भी इंटरफेस का हम क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। हम वाटर एयर का हम फाइंड कर सकते हैं, हम ग्लास वाटर का फाइंड कर सकते हैं, ग्लास एयर का हम फाइंड कर सकते हैं, डायमंड एयर का हम फाइंड कर सकते हैं। तो किसी भी इंटरफेस का आप किसी भी इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल फाइंड कर सकते हैं। एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें पहली एप्लीकेशन जो है वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर तो हम कहते हैं, और परफेक्ट रिफ्लेक्टर जो है ये हमारा पूरा प्रिज्म बनाएगा। चूँकि हमारी प्रिज्म ग्लास की बनी हुई है, लिहाजा ग्लास एयर इंटरफेस के ऊपर जो क्रिटिकल एंगल है वो हम फाइंड करते हैं। क्रिटिकल एंगल फाइंड करने की ये इक्वेशन है। इसके अंदर एन ए जो है वो है जी पहला मीडियम जो कि ग्लास मीडियम होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, और दूसरा मीडियम जो है वो एन ए है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए है, और एन ए जो है वो 1 है, एयर है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर दें तो साइन थीटा क्रिटिकल इज इक्वल टू 1/1/1.52 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.658 और आप इसका
साइन इनवर्स ले लें तो साइन इनवर्स आ जाएगा 41.1 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल निकल आया ग्लास एयर इंटरफेस का 41 डिग्री। पोरो प्रिज्म है, ये परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, ये बनती है 45 डिग्री एंगल वाली प्रिज्म। यानी कैसे प्रिज्म है जिसके दो एंगल जो हैं वो 45 के होंगे। ये देखें, ये 45 है और ये भी उसका एंगल 45 है और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है। तो ये है पोरो प्रिज्म। अगर इस पोरो प्रिज्म के ऊपर एक लाइट इस तरह फॉल करे, ये देखें जैसे इसमें दिखाई हुई है, तो ये इंटरफेस है, यहाँ पर ये देखें ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस है और इस इंटरफेस के साथ ये जो एंगल बन रहा है ये 45 है। ये एयर था, एयर से लाइट चली गई ग्लास के अंदर और ग्लास से फिर दोबारा इसने एयर में आना है। तो ये जो पहली कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो यहाँ पर ये पूरी हो रही है कि ये डेंसर से रेयर में आ रही है। फिर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45 डिग्री है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। क्रिटिकल एंगल हम फाइंड कर चुके हैं 41.1 डिग्री। लिहाजा ये जो रे है ये दोबारा इसी मीडियम में वापस आ जाएगी और यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। उसके बाद फिर दोबारा इस इंटरफेस के ऊपर फॉल करेगी और ये जो इंटरफेस है फिर ये ग्लास एयर इंटरफेस है। और अगर आप यहाँ फिर आप 90 डिग्री का एंगल बना लें, एक परपेंडिकुलर ले लें, तो फिर इसका जो एंगल इंसिडेंस है ये फिर 45 निकलेगा। अब फिर जो एंगल 45 है ये 41 से बड़ा है। इसका मतलब है कि क्रिटिकल एंगल से ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बड़ा है। और दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है कि लाइट इज़ ट्रैवलिंग फ्रॉम द डेंसर टू एयर, तो लाइट दोबारा इसी मीडियम में, ग्लास मीडियम में वापस आ जाएगी और यहाँ फिर ये नॉर्मल के साथ दोबारा ये वापस चली जाएगी। तो अगर आप देखें तो लाइट रे जो है वो 180 डिग्री के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक हो रही है और दो दफ़ा इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है, 0.1 पर भी और ये 0.2 है इसके ऊपर भी। तो लाइट सारी की सारी 100% वापस आई है। ये बन गया हमारा परफेक्ट रिफ्लेक्टर। तो जो हमारे प्रिज्म है, पोरो प्रिज्म है, वो परफेक्ट रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करती है। तो अगर आपने रिफ्लेक्टर बनाना है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बनाना है, तो आप फिर पोरो प्रिज्म बना लें। कोई भी मिरर जो है वो 100% लाइट को रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर सकता, कोई ना कोई पोर्शन उसका जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। लिहाजा अच्छा रिफ्लेक्टर बनाने के लिए हम पोरो प्रिज्म को यूज़ करते हैं। लेज़र लाइट को बेंड करने के लिए, डेविएट करवाने के लिए भी हम पोरो प्रिज्म ही यूज़ करते हैं। और गाड़ियों की जो बैक लाइट्स होती हैं उसके अंदर भी छोटी छोटी प्रिज्म सी बनी होती हैं। अगर आप उनको गौर से देखें, कहीं आपको कोई टूटी हुई मिल जाए, बाइक की बैक लाइट या गाड़ी की बैक लाइट या इवन साइकिल की जो बैक लाइट है, वो जिसके अंदर लाइट नहीं होती, जस्ट बाहर से लाइट पड़ती है और वो फिर वो चमकदार नज़र आती है। तो उसकी जो शाइनी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही होती है। छोटी छोटी प्रिज्म्स हैं वो जो बनाई हुई होती हैं, वहाँ पे ग्रूव की हुई होती है। दूसरी एप्लीकेशन के अंदर आता है बाइनोकुलर। बाइनोकुलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दोनों आँखों से देखने के लिए यूज़ होता है। बाइनोकुलर दोनों आँखों से देखने के लिए। अब दोनों आँखों से देखने के लिए आपकी टेलीस्कोप भी हो सकती है, आपकी माइक्रोस्कोप भी हो सकती है, जो दोनों आँखों से देख के वर्क करती हो, तो वो होता है बाइनोकुलर। अब मसला ये है कि हमारे पास ये टेलीस्कोप है, इसमें आपको पता है आई पीस होता है, ऑब्जेक्टिव है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। और ये देखें इनके ऑब्जेक्टिव्स के दरमियान ये देखें ये लार्ज डिस्टेंस मौजूद है। ये देखें इसका एक ऑब्जेक्टिव है और इसका ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इसके अंदर ये लार्ज डिस्टेंस है। जबकि ये जो किड है इसकी आइज़ के दरमियान ये देखें ये डिस्टेंस शॉर्ट है, ठीक है। तो फिर तो ये इसका मतलब है कि जो टेलीस्कोप है वो यूज़ ही नहीं कर सकता, सिर्फ एक वक्त में एक ही साइड को देखेगा, दूसरी साइड को नहीं देख सकता। इसको फिर थोड़ा मॉडिफाई किया गया, ठीक है। इसके जो आई पीस हैं, आई पीस का जो साइज़ है, ये देखें इसका आई पीस है और आई पीस का साइज़ है वो इसकी आई की विड्थ के बराबर ले लिया गया है यहाँ पर। और फिर उसकी आई पीस को और ऑब्जेक्टिव को पोरो प्रिज्म के साथ मिला के तो बाइनोकुलर को जो है उसकी वर्किंग जो है वो की गई है।
यहाँ पर लाइट जो है वो कलेक्ट हो रही है, तो ये आंखों में जाए, ठीक है। आंखों में एंटर करने के लिए ज़रूरी है कि ये जो डिस्टेंस है इसको शॉर्ट किया जाए। ये जो डिस्टेंस है ये कैसे शॉर्ट हो सकता है, ये बोरो प्रिज्म से ही शॉर्ट हो सकता है। मसलन ये देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, और यहाँ पर देखें तो ये इसका जो है वो आई पीस है। और अगर आपने ये डिस्टेंस शॉर्ट करना है तो फिर आप इसके अंदर दो पोरो प्रिज्म इंसर्ट कर दें। एक ये पोरो प्रिज्म है, ये देखें ये पोरो प्रिज्म है, यहाँ पर परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो रहा है। ये लाइट जो है वो एंटर हो रही है प्रिज्म के अंदर, और ये लाइट देखें ये वापस आ रही है। परफेक्ट रिफ्लेक्टर है। इसके आगे फिर एक और परफेक्ट आप रिफ्लेक्टर लगा दें, ये लाइट इसके अंदर एंटर हो रही है और ये लाइट जो है वो आउट हो रही है और ये आई के अंदर पहुँच रही है। हमने क्या किया है कि लाइट की जो डायरेक्शन है उसको आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया और ये डिस्टेंस जो है वो आपने चेंज कर दिया। इसी तरह एक पेयर ऑफ पोरो प्रिज्म है, ये लगा दें। अगर फिर भी डिस्टेंस आपका कवर नहीं हो रहा तो फिर एक पेयर और लगा दें, एक पेयर और लगा दें, तो जितने मर्जी आप पेयर लगा दें। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है और कोई भी सिग्नल का कोई भी पार्ट यहाँ पर वेस्ट नहीं हो रहा। ट्रांसपेरेंट रॉड है, यहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। एक रॉड है, फ्लेक्सिबल रॉड है, ये ग्लास का भी हो सकता है या प्लास्टिक का भी हो सकता है। लाइट एंटर हो रही है, ये देखिए इसमें से लाइट एंटर हो रही है। ये हमारा एयर मीडियम है और ये दूसरा ग्लास मीडियम है। और लाइट एक दफ़ा एंटर होगी और एंटर हो गए, फिर इसने यहाँ पर इंटरफेस के साथ स्ट्राइक की। यहाँ भी कंडीशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुलफिल हो रही हैं कि पहला मीडियम जो है ये हमारा ग्लास मीडियम है और दूसरा ये जो मीडियम है ये एयर मीडियम डेंसर से रेयर में जा रही है। फिर इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 45, ये 41 पॉइंट, अगर ये ग्लास है तो 41.1 से बड़ा है, यानी इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। दोनों कंडीशंस पूरी हो गई तो ये जो रे है ये 100% इसी मीडियम में वापस आ गई। दोबारा फिर यहाँ पर ये देखिए इंटरफेस स्ट्राइक कर रही है। यहाँ भी कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो रही हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, और लाइट जो है इसी मीडियम में वापस आई और ये रिफ्लेक्ट होती हुई इस ऑब्जेक्ट से बाहर निकल गई। तीनों जगह, तीनों प्लेस के ऊपर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। और अगर ये लाइट पाइप है और इस पाइप के नीचे यहाँ पर इसके एरिया क्रॉस सेक्शन में अगर कोई बुक रख दी जाए या कोई वर्ड रख दिया जाए, ए रख दिया जाए, वर्ड है कोई ए, अल्फ़ाबेट है ए, तो वो अल्फ़ाबेट जो है आपको यहाँ पे नज़र आएगा। यानी आप उसको बेंड करके, आप इसको बेंड करके पाइप को आप किसी जगह पर रख दें, तो जिस जगह पर आपकी डायरेक्ट नज़र नहीं जा रही तो वो जगह भी आपको नज़र आ सकती है। अब इसी को देखते हुए एंडोस्कोप्स बनाई गई हैं, और जो एंडोस्कोप्स हैं वो बॉडी के जो हिडन पार्ट्स हैं उसके इनसाइड देखने के लिए यूज़ होती हैं मेडिकल फील्ड में। जैसे और डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए डिफरेंट एंडोस्कोप्स हैं। जैसे ईयर है, ईयर को देखने की एंडोस्कोप और होगी, स्टोमिक है उसको देखने की एंडोस्कोप और, लंग्स को देखने के लिए और होगी, किडनीज़ को देखने के लिए और होगी, और इसी तरह ब्लैडर है, ब्लैडर को देखने के लिए एंडोस्कोप और। तो डिफरेंट टाइप्स के एंडोस्कोप्स है, और जिसमें पाइप है, फ्लेक्सिबल पाइप है, उसको बेंड किया जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट जो है उन हिस्सों को रोशन किया जाता है जिन हिस्सों को हम अंडर स्किन नहीं देख सकते। वहाँ पे कैमरा भी होगा, लाइट भी हो जाएगी। अगर स्टोमिक है तो स्टोमिक के अंदर ये जो पाइप है इसका एंडोस्कोप का स्टोमिक में एंटर करके उस जगह को इल्यूमिनेट किया जाएगा। वहाँ पर कैमरा है, कैमरा उसकी मूवी या पिक्चर जो है वो सेंड करेगा, और फिर देखेंगे कि स्टोमिक के अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर सर्जरी की भी ज़रूरत होगी तो ये जो पाइप है इसके अंदर कटर भी जा सकता है, और इसके अंदर जो है शक्कर जो है वो भी होगा, वहाँ पर सर्जरी भी पॉसिबल है एंडोस्कोप्स के ज़रिए। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू जो लाइट है उसको उन हिडन पार्ट तक सेंड किया जाता है जहाँ तक हमारी आई डायरेक्ट नहीं देख सकती। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ऑप्टिक फाइबर के अंदर भी यूज़ होती है। आपको पता है जो ऑप्टिक फाइबर है ये कई टाइप की होती हैं, और इसमें जो लाइट ट्रैवल करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू सिग्नल जो है वो ट्रैवल करता है। आपका जो सिग्नल है वो कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बजाय लाइट सिग्नल के अंदर, लाइट पल्सेस के अंदर ट्रैवल किया जाता है, और ये पल्सेस है
फिर लाइट की स्पीड के साथ चलती हैं यानी ऑप्टिक फाइबर के अंदर, और इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यूज़ होती है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल सेल फ़ोन के लिए, टीवी स्टेशंस के लिए, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह के लिए हम ऑप्टिक फाइबर को यूज़ करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की जो एप्लीकेशन हैं ये ज्वेलरी में भी आ जाती हैं, डायमंड के अंदर भी हैं। तो ज्वेलरी को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, उसको उसको चमकदार बनाने के लिए डायमंड वगैरह इसमें यूज़ किए जाते हैं। जो डायमंड है उसको ख़ास तौर पे क्या किया जाता है, उस पर तराशा जाता है, ख़ास तौर पे उसको कटिंग की जाती है, उसके फेसेट्स इस तरह बनाए जाते हैं ख़ास तौर पे। और फिर जब लाइट उसमें एक दफ़ा एंटर हो जाती है तो उसके डिफरेंट फेसेट्स के साथ टकरा के तो फिर फ्रंट वाले जो उसका पार्ट होता है वहाँ से निकल जाती है, और कहीं और से वो निकलती नहीं है। लाइट जो है वो डायमंड के अंदर ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के बाद वो उसका जो एक फेस है, फ्रंट वाला फेस है, वहाँ से वो निकलती है, आउट हो जाती है। और फिर ये जो डायमंड है हमें ब्राइट या कलरफुल नज़र आता है। डायमंड को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है 2.417 है, और तो इसका क्रिटिकल एंगल अगर हम फाइंड करें तो वो बहुत कम निकलता है। अगर हम डायमंड एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल निकालें तो वो कहीं जाके निकलता है 21 डिग्री। तो इसका क्रिटिकल एंगल स्मॉल है, लो है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लिहाजा हमारा जो डायमंड है वो आपको ब्रिलियंट नज़र आता है। तो डायमंड के ब्रिलियंस की जो